अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें बोला था वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। हमने वैल्यू ऑफ के निकालनी है और हमें कहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। हमें दो इक्वेशन दी है और दोनों इक्वेशन का जो नेचर ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो या फिर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट हो, तीन तरह की कंडीशन होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एग्जाम में इनकंसिस्टेंट की जगह कंसिस्टेंट भी वो मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन या टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चा ध्यान से समझना, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि c1 और c2 दोनों RHS में भी हो सकते हैं, LHS में भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साइड में होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में LHS में हो और इक्वेशन 2 में RHS में हो, कांस्टेंट टर्म c1 और c2 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें उसको एक साइड में करना होगा, या तो दोनों को RHS में रखेंगे या दोनों को LHS में, तो अकॉर्डिंगली हम शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन या नेचर ऑफ सोल्यूशन पे आते हैं। देखो बच्चा, फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन या फिर ओनली वन सोल्यूशन, और इसमें नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और उसका जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हमें उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया बच्चा यूनिक सोल्यूशन, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद रखनी होगी। और नेक्स्ट है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सोल्यूशन, एंडलेस सोल्यूशन हो। तो उस केस में नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बच्चा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट होते हैं, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें जो ग्राफ बनता है ना बोथ द इक्वेशंस का, और वो क्या होती है, दोनों जो लाइंस बनेगी दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हुई, वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी, ओवरलैप कर लेंगी। तो ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो हमें एक ही लाइन दिखती है दोनों इक्वेशंस के लिए, इक्वेशन 1 के लिए भी और इक्वेशन 2 के लिए भी। तो इसलिए देखो बच्चा, इधर एक लाइन लिखी है और इधर मैंने L1 और L2 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, और इसे हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नो सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा, नो सोल्यूशन, और नेचर ऑफ सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब भी इनकंसिस्टेंट होता है। तो यही कंडीशन हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, और इसका जो ग्राफ होता है इट वुड बी पैरेलल लाइंस। जो टू लाइंस बनेगी ना, दो ग्राफ बनेंगे लाइन ग्राफ, वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दोनों इक्वेशन को जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इनकंसिस्टेंट, तो हम इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू जो k के इक्वल है, इनमें से कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला पार्ट ले लेंगे इस कंडीशन का, नॉट इक्वल वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये नहीं निकालना कि k किसके इक्वल नहीं है, ये नहीं निकालना, हमें निकालना किसके इक्वल है। तो हम इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेंगे। ओके, और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a1 जैसे कि हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, a1 जो होता है ना, x का कोफिशिएंट होता है इन इक्वेशन 1, तो x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में हमारे पास 3 है, अपॉन a2 x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2, x का कोफिशिएंट जो इक्वेशन 2 में है, और वो क्या है, 6 है, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब b1 जो है बच्चा y का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन 1 में, यानी कि माइनस k, अपॉन b2 y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, और वो क्या है, 10 है, नॉट इक्वल टू, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं, हम सॉल्व इसी को लेके करेंगे, c1 अपॉन c2, और c1 और c2 क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है दोनों इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 7 है और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 3 है। अब देखो बच्चा, दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है RHS में ही है, एक साइड में है, तो इसलिए हमें इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने जैसे कि बताया, तो हम
फर्स्ट टू रेशियो का यूज करेंगे इतने पार्ट का, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा पहले। जैसे 6 इंटू माइनस 6k हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30। अब बच्चा k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 30 अपॉन माइनस 6, 30 अपॉन माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 इधर k के साथ मल्टीप्लाई में था, जब ये LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय माइनस 6 हो जाएगा। अब 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चा, 5 मिलता है, और साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस 5, सो k की वैल्यू क्या हो गई, -5। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी।